साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड डीवी करवाने के बाद क्या आपका भी नाम एब्सेंट लिस्ट में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी, सब बहुत साथी कमेंट करके पूछ रहे थे, तो इसके बारे में भी आपका जो डाउट है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम चाहे वो कोर्ट केस को लेकर कोई अपडेट हो या मेडिकल जांच के लिए शेड्यूल को लेकर कोई भी लिस्ट जारी की हो या फिर एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो, जैसे जैसे अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम की डीवी टोटल 9 मंडल में आयोजित की गई थी, जिसमें से 7 मंडल के पहले अवसर की जो पहले चरण की डीवी भी कंप्लीट हो चुकी थी और उसमें जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी भी लिस्ट जारी हो चुकी थी, जिसमें लगभग सभी को काउंट करके देखा जाए तो 18,309 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। पीछे 2 मंडल को लेकर भी बहुत साथी करें इनकी लिस्ट कब तक आएगी, एक अजमेर मंडल और दूसरा जयपुर मंडल। तो अजमेर मंडल में कल आपका पहला चरण कंप्लीट होगा 23 तारीख को, उसके बाद 24 या 25 तारीख के आसपास आपको एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें बता दिया जाएगा कि डीवी के समय कौन साथी एब्सेंट रहे। और इसके अलावा जयपुर वालों की लिस्ट की बात करें तो जयपुर वालों का डीवी पहले चरण का कंप्लीट होगा 27 अप्रैल को, तो उसके बाद 28, 29, 30 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो डीवी हुआ था उसमें कौन साथी एब्सेंट रहे और उनके एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी हो जाएगी 28, 29, 30 अप्रैल के आसपास। क्योंकि एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट कब मंडल जारी करता है, जब एक बार वो डीवी कंप्लीट करा देता है। तो अब तक जो 7 मंडल की लिस्ट आ चुकी है उन सभी का एक बार में डीवी कंप्लीट हो चुका है पहला चरण, इसलिए अब वो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट निकाल रहे हैं। और इसमें भी जोधपुर और बीकानेर मंडल की बात करें तो इन 2 मंडल में जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे थे 15, 16, 17 तारीख को, उनको भी एक और दूसरा अवसर, यानी कि एब्सेंट कैंडिडेट को भी 2 बार अवसर दिया जाता है। पहले अवसर में भी अगर अनुपस्थित रहते हैं तो एक और चांस दिया जाता है। तो लगभग जोधपुर मंडल में बात करें तो 2,500 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे और पहला अवसर जो उन्हें दिया गया था 15 से 17 के बीच में, उसमें सिर्फ 300 के करीब कैंडिडेट ने डीवी करवाई। अभी भी बहुत साथी एब्सेंट है, उनको भी फिर से शेड्यूल जारी हो चुकी है। वो लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं एब्सेंट कैंडिडेट कौन कौन। अब डाउट ये आ रहा है, कुछ साथी कह रहे हैं कि हमने डीवी करवा दी फिर भी हमारा नाम एब्सेंट लिस्ट में कैसे। तो अब हमें क्या डीवी करवाने जाना चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट तो वहाँ सभी सेट दोनों जमा हो गए, हम क्या लेके जाएं। तो इस पर आप ऐसा कीजिए, आपके पास देखो, या तो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में उन कैंडिडेट का नाम आ रहा है जिनका सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों से हो चुका है और डीवी के समय उन्होंने विकल्प पत्र अगर टीएसपी से लिया है तो फिर अब एब्सेंट कैंडिडेट में उनका नाम नॉन टीएसपी से आएगा, या फिर अगर उन्होंने विकल्प पत्र में नॉन टीएसपी भरा है तो फिर अब एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में उनका नाम टीएसपी से आएगा। और अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ एक से ही हुआ, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों से नहीं हुआ, एक से ही हुआ, आपने डीवी भी करवा दी है फिर भी एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में नाम आ रहा है, तो एक बार आप ये सोच लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका डीवी हुआ था उसमें समय आपके किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है और उन्होंने आपको वो दस्तावेज लाने को भी बोला हो। ऐसा भी हो सकता है, एक बार आप ध्यानपूर्वक सोचिए, जब आपका डीवी हुआ था तो उसमें क्या आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, क्या उन्होंने आपको वापस आने को नहीं बोला है, क्या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपको कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, चाहे वो एफिडेविट को लेकर हो या कोई पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र हो, नया नहीं दिया हो, आपने पुराने के साथ एफिडेविट दिया तो आपको नया भी देना होगा, जाति प्रमाण पत्र हो उसको लेकर कोई भी, चाहे वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र अगर किसी पर गैजेट ऑफिसर के साइन नहीं है तो उसको लेकर कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी भी मिस्टेक है तो भी आपको बुलाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने डीवी करवाई थी, वहाँ पर हमने पूछा भी था, उन्होंने कहा आपका डीवी कंप्लीट हो चुका है, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका नाम आ रहा है तो आपका डीवी जिस मंडल में है, चाहे वो चूरू हो, पाली हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, भरतपुर हो, जो भी मंडल में आपका डीवी हुआ था और जहाँ पर आपका डीवी हुआ था वहाँ पर जाकर आप पता कीजिए।
उन्हें पूछिए, या तो अगर आपके हेल्पलाइन नंबर है तो वहाँ से कांटेक्ट करके पूछिए कि जब हमने डीबी करवाई थी उस समय हमने आपसे पूछा भी था कि हमारे किसी दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है, तब आपने कहा नहीं पाई गई, फिर हमारा वापस से एब्सेंट लिस्ट में गए, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं, या पर वहाँ जाकर कंफर्म कर लीजिए, आपको वापस कराने की डीबी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी होगी तो वो बता देंगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था, इसलिए आपको वापस बुलाया जा रहा है, आप वो डॉक्यूमेंट लेके आइए, चाहे वो आपको शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड हो या अन्य प्रमाण पत्र को लेकर भी क्यों ना हो। और अगर आपको लगता नहीं अभी इतने सभी सही डॉक्यूमेंट दिए और फिर भी बुलाया गया है, तो आप एक बार विभाग से बात कीजिए, क्योंकि बहुत साथी के कमेंट आ रहे थे कि डीबी करवाने के बाद भी हमारा नाम एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में कैसे आ रहा है। और दूसरा बहुत साथी ये पूछ रहे थे प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी। देखो, प्रोविजनल लिस्ट कोई डीबी की तरह अलग से जारी नहीं होगी कि भाई एक बार एब्सेंट कैंडिडेट की डीबी हो जाए उसके बाद विभाग प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, उसके साथ आपकी प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी और उसमें बता दिया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा गया है। और अब आपको कारण भी बताया जा सकता है, क्योंकि प्रोविजनल रखने का कारण, प्रोविजनल का मतलब अस्थायी रूप से आपको सेलेक्ट लिया है, यानी कि आपके किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई होगी और वो अगर आपने नहीं दिखाया है तो आपको प्रोविजनल रख दिया जाता है। यानी कि जब तक आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे तब तक आपको उस कैटेगरी से बाहर नहीं किया जाएगा, प्रोविजनल में ही रखा जाएगा। और जब आप वो डॉक्यूमेंट दिखा दोगे उसके बाद अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको फाइनल सेलेक्ट कर दिया जाएगा। फिर चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रैंक हो, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है तो आपको प्रोविजनल लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अब 18,302 के करीब कैंडिडेट है, वो 7 मंडल को जोड़कर देखा जाए तो 18,000 के करीब कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। यानी कि 1,67,000 के करीब कैंडिडेट ने डीबी करवानी थी, जिसमें से 18,000 के करीब एब्सेंट रहे हैं। और इनमें भी देखा जाए तो लगभग आपके 2-3 हज़ार तो पहले अवसर में डीबी करवाई देंगे, क्योंकि 2,500 में से आप देख सकते हैं 300 ने करवाई थी जोधपुर से, और बीकानेर में भी कुछ इतने ही कैंडिडेट थे 200-300 जिन्होंने वापस से जो एब्सेंट कैंडिडेट को अवसर दिया गया उसमें उपस्थिति हुई। यानी कि बाकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो अभी भी कैंडिडेट नहीं आए, तो द्वितीय अवसर में हो सकता है उनमें भी कुछ 100-200 आ जाए। और इस तरह से हर मंडल के अगर आप देखा जाए तो 500-300 ऐसा करके तो देखा जाए तो आपके 2-3 हज़ार के करीब कैंडिडेट तो जो एब्सेंट लिस्ट है उसमें आ जाएंगे। अब ये एब्सेंट कैंडिडेट कौन से होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं, या तो जिनका सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में हो गया, वो अब डीवी नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर जिन्हें लगता है कि हमारी रैंक तो बहुत पीछे है, अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमारा वैसा भी नहीं होगा तो हम जाके क्या करें। ये 2 कैंडिडेट होते हैं, वे रहते हैं एब्सेंट। जिनको लगता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो वो एब्सेंट नहीं रहते। और मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आपका डीवी में नाम आया है और आपका किसी अन्य भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपना डीवी करवाइए। हो सकता है वेटिंग लिस्ट की जब लिस्ट जारी होगी उस समय आपका नंबर आ जाए, क्योंकि अलग अलग आपको मालूम होगा 4th ग्रेड के बाद बहुत एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, कुछ एग्ज़ाम के अभी रीट के भी रिजल्ट आने वाले, तो हो सकता है कि जो अभी डीवी करवाए इनमें से बहुत कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने रीट की परीक्षा दी है, तो रीट का जब रिजल्ट आए पता चले उनका रीट में ही हो गया हो तो वो फिर वापस ज्वाइनिंग ही नहीं करे 4th ग्रेड, तो उसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो फिर उसमें आपका भी नाम आ जाए। इसलिए अगर आपका भी नाम डीवी में आ चुका है और आपका किसी अन्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डीवी ज़रूर करवाए। एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट भी आ चुकी है, उसमें आप अपना नाम और डेट देकर जो स्थान दे रखा है उस स्थान पर जाकर आप अपना डीवी करवा सकते हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही लेके जाने हैं। चेकलिस्ट में जिस क्रम में डॉक्यूमेंट सेट कर रखे हैं उसी क्रम में आपको अपने डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। जो चेकलिस्ट में दस्तावेज प्रसंख्या है उसमें आपको क्या लिखना है, तो उसमें आप जो पहला सेट कंप्लीट बनाते हैं उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जिस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर आपको लिखने होते हैं चेकलिस्ट में। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र अगर आपने पहला सेट कंप्लीट बनाया उसमें 9 नंबर पेज पर है तो आपको दस्तावेज प्रसंख्या में 9 से 10 लिखना होगा अगर 2 पेज पर है तो। या फिर कोई भी अन्य, चाहे आपके 10th की मार्कशीट अगर 6 नंबर पेज पर आता है 6-7 पर तो आप लिखोगे दस्तावेज प्रसंख्या में 6-7 पर। ऊपर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, 4th ग्रेड एग्जाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें लास्ट में। चेकलिस्ट पर आपसे सिग्नेचर तभी करवाए जाते हैं जब आपके सभी डॉक्यूमेंट सही रेडी रहते हैं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो वहाँ पर साइन नहीं करवाए जाते हैं। और इसके अलावा फिर भी किसी को लगता है कि मैं प्रोविजनल रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो आपका डीवी हुआ था, अगर उस समय विभाग जो भी दल आपका डीवी कर रहे थे
तो अगर उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया है कि आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है, आपका डीबी हो चुका है, तो इसका मतलब अब आपका रिजल्ट अगर रैंक के अंदर आएगा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी प्रोविजनल कैटेगरी में आपको नहीं डाला जाएगा। और अगर किसी को बाद में पीछे से कॉल आता है कि आपको आना होगा, आपने एफिडेविट नहीं दिया है, या फिर आपने एफिडेविट तो दे दिया लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म के समय भी आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई उस वजह से आपको बुलाया जा रहा, तो आपको जाना होगा। अगर फिर आप नहीं गए तब आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये था 4th ग्रेड में प्रोविजनल लिस्ट के बारे में जो डाउट था उसके बारे में। और इसके अलावा डीबी करवाने के बाद अगर आपका भी नाम एब्सेंट लिस्ट में आ गया है तो क्या करें, उसकी सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र देखो, SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो उसके साथ एफिडेविट लेके जाना होगा, लेकिन उससे पहले का बना हुआ तो फिर एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन इस बीच अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS या MBC नॉन क्रीमी लेयर से हो और आपका जो जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है और 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको एफिडेविट देखना होगा। और ऐसा अधिकतम अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना, फिर आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होगी, आपको नया बनाना होगा और जो पुराना बना हुआ वो भी लेके जाना होगा। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बनाया है, पहले कभी नहीं बनाया, तो उसके साथ एफिडेविट लेके जाना है। इसी तरह मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके आज से 12-13 साल पहले का बना हुआ है तो नया भी बना के लेके जाइए। और अगर आज तक नहीं बना हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, तो उसके साथ आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी। एफिडेविट कहाँ पर ज़रूरत होती है? जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, अगर आपकी कोई मार्कशीट में नाम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि स्पेस है, इनमें एफिडेविट की आवश्यकता होती है। बाकी अगर कोई PH कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उनके प्रमाण पत्र हो गए, या किसी महिला का विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी का प्रमाण पत्र या स्पोर्ट्स कोटे का प्रमाण पत्र, उनमें ऐसा नहीं चलने वाला कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का प्रमाण पत्र है तो एफिडेविट से काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा सभी लिस्ट जो भी एब्सेंट कैंडिडेट की जारी हुई वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।